की टेबल। और इस बात की भी गारंटी ले लेता हूं कि 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। अगर आपको ये टेबल आती है तो आपके 2 या 3 मार्क्स आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, 4 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, और एक और 5 चीजें, यूसेज क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। मैं लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा। रुको, देखो सबसे पहली चीज आपको जो याद करनी पड़ेगी वो है नेम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेम। अगला इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। अगला वेवलेंथ। अगला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, प्रोडक्शन। अगला यूसेस, और यूसेस में जितने यूसेस कर लो तो मैं उतना बोलूंगा, पर मिनिमम आपको 3 याद होने ही चाहिए, 3। बाकी तो जितने याद कर लोगे उतना प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि कुछ भी आ जाता है उठ के पेपर में। ठीक है, एक एक करके चलें। पर उससे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है ना, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और तेजी से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जो पहली वेव होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऑसिलेट करेगा, धीरे धीरे ऑसिलेशन बढ़ता रहेगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन था, चैप्टर के पहले में बता दिया था। कैसे बनाएंगे, यूसेस। सबसे पहले कौन सी होती है बताओ, रेडियो। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, रेडियो वेव्स। ठीक है, अब आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे तो कहां से कहां तक बता रखा है इसने, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 8। ठीक है, और वेवलेंथ क्या बता रखी है, 0.1 मीटर से बड़ी, 0.1 मीटर से बड़ी। 0.1 मीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो अच्छी खासी होगी, मतलब दिखने वाली होगी। अब एग्जैक्टली हम देख नहीं सकते क्योंकि ऐसे ट्रेवल ही नहीं करती। चलो छोड़ो, मैं कंफ्यूज कर दूंगा, खाली फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि 10 की पावर 4 से 10 की पावर 8, मतलब कि जब भी रेडियो वेव ट्रैवल करते हैं इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को कितने से कितने टाइम ऑसिलेट करवा सकती हैं, 10,000 से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ टाइम्स। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फिजिकली अज्यूम करवाने की कोशिश करता हूँ। रेडियो वेव यूज होती थी रेडियो में, पुराने टाइम पे रेडियो होते थे, किसी को पता है, इस तरह के रेडियो होते थे। यहाँ पे एक डिस्प्ले होती थी, यहाँ पे एक नॉब होती थी, और जैसे जैसे तुम इसको नॉब को घुमाते थे वो एक सुई सी चेंज होती थी, और इसमें एक एंटीना होता था लोहे का, इस तरह का होता था। ठीक है, तो जब आप इसको घुमा रहे हो इसका मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करना चाह रहे हो, और वो फ्रीक्वेंसी इनके बीच में कहीं लाई करेगी। ठीक है, तो जब भी कोई भी इनमें से एक फ्रीक्वेंसी आएगी, कहां से कहां तक, 10,000 से 1 करोड़ के बीच में फ्रीक्वेंसी, मान लो वो आ रही है, आ जाओ जल्दी आओ। ठीक है, मान लो इस पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 10,000 की, मान लो कितनी, मान लो 10,000 की फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि इस एंटीना के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना ऑसिलेट करेंगे, 1 सेकंड में कितनी बार, 10,000 बार। तब जाके आप रेडियो वेव को क्या कर पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आया। अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी का मतलब, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट होना। इलेक्ट्रॉन बोल दो, चार्ज पार्टिकल बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका क्या, वेवलेंथ। तो आपको पता ही है यार, कितना स्लो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल सबसे स्लो मूव हो रहे हैं, तभी तो वेवलेंथ ज्यादा है। हाँ, दूर से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया प्रोडक्शन। क्या आ गया, प्रोडक्शन। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एंटीनास में क्या करके एक्सेलरेट और डिसलेट। एंटीना मतलब बता रखा है, नहीं बता रखा तो मैंने शायद किसी को बताया था लास्ट क्लास में कि पुराने टाइम पे बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया था, चलो अभी बता दो दोबारा से। ठीक है, पुराने टाइम पे बेसिकली जो टीवी होते थे ना, उसमें पीछे ना केबल के लिए 2 वायर दी होती थी। क्या दी होती थी, 2 वायर। इस 2 वायर को छत पे ले जाओ और छत पे एक लकड़ी का वो लो, पोल लो, और इस लकड़ी में ना कोई भी एक लोहे का बार बांध दो। क्या बांध दो, कोई भी लोहे का बार, कोई भी चलेगा। कहीं कहीं जगह पे तो मैंने ये भी देखा है कि जो साइकिल की रिम होती है ना, साइकिल की रिम ऐसे गोल करके साइकिल की रिम नहीं होती, इसको बीच में से काट देते थे, इस तरह से ऐसे टांग देते थे सबको, और एक केबल इस पे लग जाएगी, एक केबल इस पे लग जाएगी, और आराम से टीवी पकड़ने लग जाता था। और 2 ही चैनल आते थे, कौन कौन से, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज, फ्री के चैनल। अब हो क्या रहा है, बेसिकली सरकार ने कहीं ना कहीं एक ब्रॉडकास्ट टावर बना रखा है। ब्रॉडकास्ट टावर मतलब समझते हो ना, जो फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहा है, भेज रहा है। अब वही फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, कैच करेगा। और कैसे कैच करेगा, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को
एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ऐसे मूव करेंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और वही इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, टीवी पे लेके जाएगा। समझ में आया? तो रेडियो वेव को जनरेट करने का तरीका क्या है, एक्सेलरेट और किसमें, एंटीना में। जहां भी रेडियो वेव का यूज होगा है वहां पे एक एंटीना जरूर होगा, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो डिश टीवी हो, ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेशन चाहिए चाहिए। समझ में आया बनाने का तरीका? ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम क्या, एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये तरीका होता है इनको बनाने का। इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है? ऋषि अक्षय तुम भी सुन लेना, ये कनेक्टेड ये तुम्हारा भी, ठीक है। इसके बाद यूसिस, यूसिस बताओ। पहला तो मैंने खुद ही बता दिया कहाँ पे यूज होता है, हाँ रेडियो में। उसके अलावा मेरे को लगता है कि फोन वगैरह में भी इसी का इस्तेमाल होता है, टीवी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन, बेसिकली मैं सीधे बोल देता हूँ कि कहाँ का यूज होता है इसका, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाना हो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सेलुलर नेटवर्क हो, आइडिया हो, जियो हो, वोडाफोन हो, इसी के थ्रू मैसेज को भेजते हैं। समझ में आ गया? सबको क्लियर है रेडियो वेव्स? इसके बाद अगला चले हम, अगला क्या है आपकी, माइक्रोवेव। क्या है? और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। 10 की पावर 9 से कहां लिखा पड़ा है, 10 की पावर 12 तक। तो ये इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्पीड से क्या कर रही है, ऑसिलेट करवा रही है। और माइक्रोवेव ओवन वही है, ठीक है। अब इसमें जो वेवलेंथ है वो है 0.1 मीटर टू कितना हो गया ये 1 mm, ठीक है। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, फिर से मैं दोबारा से उस पर नहीं जाऊंगा कि इसका स्केल कितना होगा। स्केल में तुम खुद मेजर कर सकते हो कि 1 मीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, वो तुम्हारी बात है। इसके बाद प्रोडक्शन में आता है सीधा। प्रोडक्शन में क्या लिख रखा है, मैग्नेट्रॉन वाल्व्स। क्या लिखा पड़ा है, वाल्व्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने में तो बहुत टाइम जाएगा। इसमें माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल को फिलहाल इलेक्ट्रॉन मानते हैं, उसको गोल गोल घुमाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, गोल गोल। जब भी, और इसका यूज कहां पे होता है पता है ना, माइक्रोवेव ओवन जो आपके घर में खाना हीट करते हो वहां पे इस्तेमाल होता है। जब भी आप करंट का स्विच ऑन करते हो तो उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेट्रॉन वाल्व्स। वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को गोल गोल क्या करता है, घुमाता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की घूमने की फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में लाई करती है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी वो कौन सी वाली होगी, माइक्रोवेव होगी। सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। अगर कम फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो रेडियो वेव भी निकल जाएगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो माइक्रोवेव भी निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? अब एक्चुअल में ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नेट्रॉन। इसमें बेसिकली 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रॉन को बार बार ऐसे ऐसे रोटेट करवाती रहती है। वो हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, इतना डिटेल सिलेबस में है भी नहीं। आपसे अगर पूछे कैसे जनरेट करते हैं माइक्रोवेव को, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्रॉन वाल्व्स, जो कि चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाता है इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, कहां पे यूज होता है बताओ माइक्रोवेव का? एक तो वही, एक तो माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। इसके अलावा एक लिखा पड़ा है रडार कम्युनिकेशन। क्या लिखा पड़ा है, रडार कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो कि नहीं है? अरे कभी आपने मिलिट्री की लड़ाई वगैरह देखी होगी तो उनके पास शिप वगैरह में इतने बड़े बड़े वो रहते हैं, ऐसे करके रहते नहीं, छतरी टाइप के, वो घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो वो बेसिकली क्या कैच करते हैं, वो माइक्रोवेव्स। कैसे करते हैं वो माइक्रोवेव्स? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं आपको, अगर इनकेस आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो। एक्सप्लेनेशन ये कि इनिशियली माइक्रोवेव को रडार के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इनिशियली माइक्रोवेव को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, रडार के लिए। होता क्या है, बहुत सिंपल फिनोमिना है, माइक्रोवेव को छोड़ दो। कहां छोड़ दो, स्पेस में। मान लो आपके पास एक माइक्रोवेव एमिटर है, ये क्या करता है, माइक्रोवेव को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। एमिट कहां कर सकता है, सारे डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं है? और यहां से मान लो एक आ गया एयरक्राफ्ट। क्या आ गया, एयरक्राफ्ट। डेफिनेटली मेरा एयरक्राफ्ट बेकार ही होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये। अब जैसी माइक्रोवेव इससे टकराएगी तो वो बाउंस बैक होके क्या आएगी, वापस आएगी। क्यों आएगी बाउंस बैक के, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंस बैक
कर सकती है, वो रिफ्लेक्शन शो कर सकती है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो यहीं पे क्या रखा होगा, एक ना एक रिसीवर, क्या रखा होगा, रिसीवर। और रिसीवर इस भेजने की और आने की टाइम को कैलकुलेट करके ये बता देगा कि कितनी दूरी पे है वो क्या, एयरक्राफ्ट। इससे ही हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कंट्री में कोई घुस रहा है। अभी थोड़े दिन पहले की बात थी कि जब क्या होते थे, पाकिस्तान से वो आते थे ड्रोन्स रॉकेट वगैरह आते थे, तो हम सारे को वहीं फोड़ देते थे, कहाँ पे, आसमान में ही। कैसे पता चलता था, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव। कंटिन्यूसली माइक्रोवेव को एमिट किया जाता है, और जहां से भी कुछ बाहर की चीज आ रही होती है, यहां से एक रॉकेट लॉन्च होता है, उसी को हवा में जाके क्या कर देता है, हिट कर देता है। समझ में आया? ये काइंड ऑफ उसी के जैसा है, सोनार के जैसा। सोनार पड़ा था कभी, शिप के अंदर साउंड वेव जाती है, टकरा के वापस आती है, सेम वैसे ही है। हाँ, सोनार में साउंड का इस्तेमाल करते थे और इसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें साउंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, कि साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, तो हवा चाहिए होगी। अगर हवा की डायरेक्शन इधर उधर होगी तो इसकी स्पीड भी कम ज्यादा होगी। लेकिन माइक्रोवेव को कोई मीडियम, ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। कितने की स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ में आया? और बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। तो समझ में आया माइक्रोवेव कैसे काम करता था और रडार में कैसे हेल्प करता था। एमिट, रिफ्लेक्ट, रिसीव, डिटेक्ट। इनिशियली किसके लिए इस्तेमाल होता था ये, रडार के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब रडार रूम में कोई जाता था ना ऑफिसर, तो उसकी जेब में कोई भी खाने की डिश होती थी, स्पेशली जितना मैंने कहीं पे पढ़ा था, उसके जेब में चॉकलेट वगैरह होती थी, तो देखता था जैसे इस रूम में जा रहा है ना, वो चॉकलेट पिघल जाती थी जेब में ही। तो उसने सोचा कि इस रूम में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इसके अंदर जाने के बाद क्या बनता है, हीटिंग इफेक्ट बनता है। क्या बनता है, हीटिंग इफेक्ट। तो तब जाके माइक्रोवेव को किसके लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्या, हीटिंग इफेक्ट के लिए भी। ये क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट। पर ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं चीज को हीट कर सकता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हों। क्या हो? और ये भी आपके एग्जाम में आता है, हाउ अ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स, या फिर हाउ माइक्रोवेव वर्क्स। तो माइक्रोवेव बेसिकली क्या करते हैं, ये मान लो आपका कोई फूड है ना, फूड में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इस तरह से H2O, ठीक है, इसके थ्रू पास करती है। और मैंने आपको बताया था इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये, मतलब जब भी ये किसी वाटर मॉलिक्यूल के पास होगी तो उसको भी क्या करेगी, ऑसिलेट। चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करती है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगी, ऑसिलेट। कितनी बार, पर सेकंड। तो अब जब भी कोई चीज ऑसिलेट होगी तो क्या होगी, वो हीटअप होगी कि नहीं होगी। तो खुद सोचो ना, जब भी किसी चीज का ऑसिलेशन बढ़ेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है क्यों बढ़ जाता है, 9th में पढ़ा होगा, गर्म खाने की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं तो 11th क्लास की फिजिक्स में आ जाओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां पे हमने प्रूव किया था कि काइनेटिक थ्योरी डायरेक्टली क्वेश्चन होता है किसके, टेम्परेचर के, 2/3 ऑफ kBT। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी याद है तो, नहीं तो याद है तो फिलहाल इतना समझो कि जब भी माइक्रोवेव जाती है वो किसी भी खाने के वाटर पार्टिकल्स को क्या करती है, ऑसिलेट करती है। नॉर्मली जब खाना बाहर रखा था तो उनके बीच में ऑसिलेशन जो हो रहा था वो कम हो रहा था। हर चीज ऑसिलेट करती है तो पता है ना, ये भी 9th में पढ़ा था, मैटर इज ऑलवेज मूविंग। ठीक है, तो कोई भी चीज मूव तो करती है, हम भी मूव करते हैं, हमारे अंदर के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, तो खाने के अंदर के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन जब उसको माइक्रोवेव में रख दो तो उनके बीच के जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो क्या करने लग जाता है, हीटअप होने लग जाता है। समझ में आया? इस तरीके से माइक्रोवेव क्या करता है, काम करता है। तो आपसे जब भी पूछेगा तो माइक्रोवेव क्या करती है, ऑसिलेट द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दी फूड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद है किसी को, क्या होता था, व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 11th में पढ़ाया था मैंने। चलो किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हल्का फुल्का आइडिया पता चल गया। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में और बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब बताओ माइक्रोवेव सबको क्लियर है? ठीक है, अब इनको बताओ क्या ये दोनों वेव्स हमारे लिए इतनी हानिकारक है? नहीं, उतनी ज्यादा हानिकारक नहीं है। पर क्या ये हमारी इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवा रही है? डेफिनेटली करवा रही है। राइट नाउ मेरे अंदर से जा रही होंगी मल्टीपल्स जियो की टावर के सिम के नेटवर्क्स, ठीक है, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते इतना ऑसिलेशन तो हम झेल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखना अभी विजिबल भी आएगी। ठीक है, अब तीसरा कौन सी आएगी, इंफ्रारेड। डेफिनेटली इंफ्रारेड इनसे भी ज्यादा है। ठीक है, तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, 10⁻11 टू 10⁻14 ऐसी कुछ दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे सही लिखा है ना मैंने, अच्छा 5 इंटू, ठीक है 5 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखा पड़ा है बताओ, एमिटेड
वाइब्रेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये इंफ्रारेड तो। ठीक है, पहले मैं इसका यूसेज बताता हूं, क्योंकि यूसेज बताने के बाद आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। आपने इंफ्रारेड कभी वो देखा है, कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा? अभी राइट नाउ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं किसके थ्रू? विजिबल लाइट, यहां से लाइट आ रही है। अब राइट नाउ मैं इसको बंद कर दूं, बिल्कुल अंधेरा कर दूं, और मैं अपनी आंखों पे इंफ्रारेड लगा दूं, तो मेरे को आप आराम से दिखोगे। लेकिन ऐसे नहीं दिखोगे कि आपकी शक्ल दिखेगी। मेरे को क्या दिखेगा पता है? एक रूम दिखेगा, उसमें कहीं कहीं पे मेरे को ब्लू ब्लू दिखेगा, कहीं कहीं पे क्या दिखेगा? रेड। ऐसे ऐसे तुम बैठे दिखोगे, और जहां भी तुम बैठे दिखोगे ना, हल्का हल्का रेड जैसा होगा। कैसा होगा? रेड जैसा। कभी ऐसे कोई पिक्चर देखिए कि नहीं? देखिए, नहीं तो मैं एक वो सेंड करता हूं, रुको, उसको देखो। अभी मैं प्रोजेक्टर चलाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अब देखो, बेसिकली ना, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ही ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड को एमिट करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड में लिखा ही है कैसे एमिट होती है, एमिटेड बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसमें एटम वाइब्रेट नहीं करते? हर चीज में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन सब में जो वाइब्रेशन का लेवल होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हम क्या है? ह्यूमंस है। ह्यूमंस के पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, वो क्या? कि हम अपने टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं? मेंटेन रख सकते हैं। हमारा टेम्परेचर नॉर्मल 36-37 के आसपास ही रहेगा, होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमको उस तरह से मेंटेन रखता है। ठीक है, अब बताओ, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 36-37 है और सराउंडिंग के में बर्फ है, क्या है? बर्फ है, क्या बर्फ के एटम्स और हमारे एटम्स सेम तरीके से वाइब्रेट करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमारे एटम्स थोड़े से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी आप ऐसी जगह पे हो जहां पे क्या हो, ये मान लो ये आप गए हो किसी माउंटेन पे और यहाँ पे खड़े हो तुम, ठीक है, और यहाँ पे सब जगह क्या है? आइस है। अब आपका टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आइस के एटम्स और आपके एटम्स क्या सेम तरीके से वाइब्रेट करेंगे? नहीं। आपके एटम का वाइब्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। आइस का वाइब्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो दोनों से ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी वो भी क्या होगी? थोड़ी सी अलग अलग होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी, क्योंकि जब भी कोई एटम क्या करता था? ऑसिलेट करता था, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती थी। तो राइट नाउ हमारे अंदर से भी क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसकी फ्रीक्वेंसी और इस मार्कर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग होगी। और वही चीज वो कैमरा क्या करता है? डिटेक्ट करता है। जिससे ज्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है वो रेडिश दिखती है, और जिससे कम एनर्जी की निकलती है वो कैसी दिखती है? ब्लूइश। इसीलिए मैंने बोला कि अगर इस रूम में मैं लाइट बंद कर दूं और फिर इंफ्रारेड कैमरा लगा लूं तो मुझे तुम सब दिखोगे, लेकिन शक्ल नहीं दिखेगी। लेकिन ये जरूर दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इंसान बैठा और यहाँ पे कुछ ना कुछ टेबल है, क्योंकि टेबल का टेम्परेचर अलग होगा, तुम्हारा टेम्परेचर अलग होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, इंफ्रारेड कैमरास। ठीक है, समझ में आया इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, और इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये रिमोट कहाँ पे यूज होता है? रिमोट में देखा होगा, नहीं तो ये देख लो, इसके आगे एक बल्ब दिख रहा है। अब मैं जब इसको बटन दबाता हूं तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता कुछ? इसके अंदर से लाइट तो निकल रही है, कौन सी निकल रही है? लेकिन इंफ्रारेड, और हमारी आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती। हाँ, कैमरे से देखो, फोन का कैमरा डिटेक्ट कर सकता है इसको। ठीक है, ये भी इंफ्रारेड छोड़ता है। जब भी आप बटन दबाते हो तो यहां से एक इंफ्रारेड वेव निकलती है और वो जाती है उस डिवाइस पे जिसको हमको चलाना हो। अरे इस उसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कुछ तो दिखा है, चील दिख रही है ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया? तो जितने भी रिमोट वगैरह होता है उन सब में यूज होता है, और ये इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराने का काम आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर होगी? अब ठीक है, अरे यहाँ ध्यान दो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक चीज बोल रहा था कि हम दोनों को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? समझ में आया? क्योंकि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज तो हम वाइब्रेट करते ही हैं। इससे ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसीज तो हम खुद ही वाइब्रेट करें, तभी तो हमसे क्या निकल रही है? इंफ्रारेड। तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि हर एक वेव की एनर्जी होती है। अगर इस माइक्रोवेव को इनफ एनर्जी के साथ हम पे छोड़ा जाएगा ना, तो हमें अफेक्ट करेगी, तब अफेक्ट करेगी।
चलो अगला आ जाता है विजिबल। क्या जाता है विजिबल? तो सबको पता होगा क्या होती है विजिबल, बताओ। ठीक है, चलो इसको पहले मैं इरेज करता हूं क्योंकि नीचे हो गया ज्यादा ये। अरे खत्म हो ही गया बस, ये 2-3 ही तो बची हैं खाली। है? अरे कल तो लेंगे, कल तो अलग चीज पढ़ेंगे। अरे नहीं, ये पूरा खत्म हो गया बस खाली। अरे बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करना दो। अब आ गया विजिबल। क्या आ गया? विजिबल रेस। कौन सी रे? फोर्थ। तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा। अब मैं बस ऐसे एरो बना दे रहा हूँ, वेवलेंथ क्या होगी उससे कम होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यूसेस आ जाते हैं। तो विजिबल रे किस चीज में हेल्प करती है आपकी, बताओ। देखने में। तो पहला यूज तो आपको पता होगा, हेल्प ह्यूमंस टू सी द ऑब्जेक्ट। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हेल्प करती है किसकी? प्लांट्स की, फोटोसिंथेसिस करने में। सबको पता है ना, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो 2 यूसेस आप लिख लोगे, एक ह्यूमंस वाले लिख लेना और दूसरा फोटोसिंथेसिस वाले लिख लेना। ठीक है, अब इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है इसको समझो। ये प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है। इसको समझना ध्यान से। ठीक है, अरे यहाँ प्लीज यहाँ फोकस करो, एक बार यहाँ फोकस करो। आई नीड योर अटेंशन फॉर 10 मिनट्स ओनली एंड आफ्टर दैट यू कैन लीव। ठीक है, देखो राइट नो मेरी शर्ट दिख रही है आपको? कैसी कलर की है? रेड कलर की। क्यों है रेड कलर की? चलो उसको समझते हैं। ठीक है, चलो जो भी है, चलो यहाँ देखो। अरे बस ठीक है, ये शर्ट है। हाँ, इसको चलो ये शर्ट है। ठीक है, चलो अब देखो हो क्या रहा है ना, ये यहाँ पे एक व्हाइट ट्यूबलाइट है। क्या है? व्हाइट ट्यूबलाइट। उर्वशी एंड प्रेरणा, बच्चे यहाँ देख लो, आपका भी है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक व्हाइट ट्यूबलाइट है। व्हाइट ट्यूबलाइट से कौन सी कलर निकलेगी? व्हाइट निकलेगी। व्हाइट के अंदर सारे कलर होते हैं। अब होता क्या है ना, इस शर्ट में एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि सारी चीज एटम की बनी हुई है ना। अब एक एटम को पकड़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो व्हाइट लाइट आ रही है ना, इस व्हाइट लाइट में सारी फ्रीक्वेंसी होती कि नहीं होती? फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी आने का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारी होती है। ठीक है, ब्लू, हाँ ब्लू ही मान लो। ठीक है, वो देखो। अब इसमें से ये जो शर्ट है ना, ये कौन से कलर की है? मान ले रेड कलर की है। तो इसके जो एटम्स होंगे ना, उनके जो ऑर्बिट्स होंगे, उनके बीच में जो गैप होगा ना, वो इस तरीके से होगा कि जब मान लो इसमें से एक कलर निकला, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। क्या हो गया? केमिस्ट्री में हल्का फुल्का एक्साइटेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहां से लाइट आएगी, लाइट इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? एक्साइट कर देगी। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के कहां चले जाएगा? हायर ऑर्बिट। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट में रहता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन वापस आता है नीचे की तरफ। और जब भी वो नीचे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, नीचे आने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा ना, वो लाई करेगी कौन से रीजन में? रेड कलर में। राइट नाउ मेरी शर्ट इसलिए रेड दिख रही है क्योंकि वहां से जो व्हाइट लाइट आ रही है, मेरी शर्ट के एटम्स उस लाइट में से सिर्फ कौन सा वाला रीजन को एब्जॉर्व कर रहे हैं? रेड कलर को। रेड को एब्जॉर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ रहा है, और उसमें से कौन सा कलर निकल रहा है? रेड कलर निकल रहा है। कौन सा कलर निकल रहा है? रेड कलर निकल रहा है। ठीक है, एक्साइट हो रहा है और वापस क्या हो रहा है? डी एक्साइट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जितने भी कलर की आपको शर्ट दिख रही है, चाहे वो येलो हो चाहे वो ग्रीन हो, वो सिर्फ इसीलिए दिख रही है क्योंकि उसके एटम्स इसी तरीके से लाई कर रहे हैं। अब एक बार मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं आपको। ये मान लो एक एटम है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पे जंप कर सकता है वो। इसको नीचे नहीं ऊपर बनाते, काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक एटम ये है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, अगर मैं दोनों पे व्हाइट लाइट मारूंगा, क्या मारूंगा? क्या दोनों सेम कलर छोड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि इसके बीच में गैप अलग है, इसके बीच में गैप अलग है। इनमें से कौन सा वाला ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा? ये वाला, ये वाला, वो वाला, क्योंकि इसको ज्यादा बड़ा जंप मारना है। तो ये एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा व्हाइट लाइट में से, ये एनर्जी को क्या करेगा? कम अब्सॉर्ब। तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ में आई की बात? और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा
यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो इससे भी एक कलर निकलेगा, इससे भी क्या निकलेगा, एक कलर निकलेगा। क्या दोनों कलर सेम होंगे? नहीं, दोनों कलर अलग अलग होंगे। अब मेरे को एक बात बता दो, अगर मैं 2 कलर का ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से एक रेड है एक ब्लू है, तो कौन सा रेड होगा कौन सा ब्लू होगा? ये रेड होगा ये ब्लू? ये रेड होगा, वेरी गुड। ये क्या होगा? ब्लू। ध्यान रखना ज्यादा एनर्जी ब्लूइश वाले रीजन की होती है, तो ये कौन सी जनरेट करेगा? ब्लू। और ये कौन सी जनरेट करेगा? रेड। ठीक है, तो विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं और फिर डी एक्साइट होते हैं, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वही एनर्जी आपको दिखती है। अब वो रेड के रीजन में हो सकती है, वो ग्रीन के रीजन में हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि जिसने भी ये कपड़ा बनाया उसको डाई किस कलर से किया है, क्योंकि जिससे भी डाई किया होगा उसी के आइटम्स होंगे। अरे वो मैंने रेंडमली बोल दिया, बस मैंने आपको बोला कि एक ज्यादा एनर्जी की लाइट होगी, कम एनर्जी की। रेड की कम एनर्जी होती है, ब्लू की ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, ये आप बाद में भी पढ़ोगे जब आप डुअल नेचर पढ़ोगे उसमें। ठीक है, तीन चीज समझ में आ गई, एटम एक्साइट डी एक्साइट। अब जरूरी नहीं कि आप इस चीज को मानो, मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी बता सकता हूं कि ऐसा ही होता है। अगर ये सारी व्हाइट लाइट को हटा दिया जाए, यहां से सारी व्हाइट लाइट को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहां पे लगाई ब्लू लाइट, हर जगह कौन सी लाइट लगाई है? ब्लू। अब मेरे को सोच करके बताओ, क्या ये आपको रेड दिखेगी? नहीं दिखेगी, रेड दिख ही नहीं सकती। उस टाइम पे ये आपको ब्लैक दिखेगी, हल्की फुल्की ब्लैक दिखेगी, उसको तो ब्लू दिखेगी। क्यों दिखेगी पता है? क्योंकि जब आपने व्हाइट लाइट की जगह ना ब्लू लाइट लगाई, ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो ये रेड वाला एटम है, रेड वाले एटम को एनर्जी चाहिए थी कम, इसको चाहिए थी ब्लू वाली एनर्जी, तो ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट हुए ही नहीं, कभी एक्साइट नहीं होते, कभी डी एक्साइट भी नहीं होंगे, और कभी इससे एनर्जी एमिट होगी भी नहीं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। तो केवल व्हाइट लाइट में ही सारे कलर एग्जैक्टली दिखते हैं जैसे वो होते हैं। उसके अलावा अगर कोई और कलर की लाइट है तो आपको कभी भी कलर एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर कलर आपको ब्लैकिश रीजन में दिखेंगे, क्योंकि ब्लैक मतलब पता है ना, ब्लैक होता है एब्सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द कलर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कलर को ब्लैक कलर बोलते हैं। ठीक है, ये जो समझ में आई, एब्सेंस ऑफ ऑल दी कलर्स, जहां पे कोई कलर नहीं है वहां पे ब्लैक कलर है। जैसे व्हाइट कलर सबसे बनकर बना होता है, ब्लैक कलर किसी से मिलकर नहीं बना होता, जहां पे कुछ नहीं है वहां ब्लैक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद अगला आता है फिफ्थ, क्या नाम है उसका? अल्ट्रा वायलेट। क्या आती है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अल्ट्रा वायलेट भी जनरेट सेम ऐसे ही होती है, जैसे ये प्रोड्यूस होती है ना विजिबल, वैसे ही क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट। सेम दोनों तरीके से प्रोड्यूस होती है। बस इतना ध्यान रखना, अल्ट्रा वायलेट में जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो क्या करेगा? बहुत बड़ा जंप करेगा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा। मतलब अगर विजिबल के लिए इलेक्ट्रॉन को इतना ही जंप करना पड़ रहा है, तो अल्ट्रा वायलेट के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ा जंप करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा जंप करता है और फिर वापस आता है, तो उससे जो लाइट निकलती है कौन सी लाइट होती है? अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखते हैं मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। देखो, विजिबल के जस्ट ऊपर कौन सी थी पता है आपको? थर्ड वाली कौन सी थी? इंफ्रारेड। कौन सी थी? ठीक है, देखो विजिबल स्टार्ट होता है रेड से और खत्म होता है वायलेट पे। ठीक है, तो विजिबल कहां से स्टार्ट हुआ? रेड से। रेड का छोटा भाई इंफ्रारेड, इंफ्रा मतलब छोटा हो गया, तो रेड से छोटा कम इंफ्रारेड, वायलेट से ज्यादा बड़ा अल्ट्रा वायलेट। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी वाली लाइट सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है, तो कौन सी वाली होगी? वायलेट। ठीक है, वायलेट से कम ऊपर जाते जाओ, फिर रेड, रेड से भी कम पावरफुल कौन सी होती है? इंफ्रारेड। समझ में आया कि नहीं आई? ठीक है, अब एक चीज और, जो इंफ्रारेड थी उसके बाद आ रही विजिबल रेस, तो इसका मतलब विजिबल रेस ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एनर्जी वाली है। तो क्या इससे हमें डैमेज हो सकता है विजिबल रेस से? हो सकता है। ठीक है, राइट नाउ नहीं हो रहा, क्योंकि वी आर यूजिंग देम इन अ कंट्रोल्ड वे। विजिबल रेस को हम कैसे यूज कर रहे हैं? कंट्रोल्ड वे में। यहाँ पे 4 ट्यूबलाइट लगी हैं, 20-20 वाट की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। ठीक है, 20-20 वाट क्या होता है? कुछ नहीं, आपके हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि आंखों को कम रोशनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही बल्ब लगा दो 200 और फिर बैठ के दिखाओ मुझे। ठीक है, तो तब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा, तो कभी आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें लेजर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर कौन से रीजन में लाई करती है? विजिबल। लेजर वही तो होती है, तो रेड कलर की दिखेगी, ब्लू कलर की दिखेगी, ग्रीन कलर की दिखेगी। और कभी आपने देखा होगा लेजर काट भी देती है पूरा। तो इतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करती है कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट आर हाईली हाईली पावरफुल। बस उसको हम कैसे यूज करते हैं? कंट्रोल मैनर में। ठीक है,
अब अल्ट्रावायलेट पे आ गए थे, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होगी, और कम होगी। प्रोडक्शन मैंने बता दिया, वही एक्साइटेशन ऑफ एटम, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। ठीक है, कहां पे यूसेज होते हैं, एक यूसेज तो बहुत सिंपल है, उसका नाम है आरओ, रिवर्स ओस्मोसिस। दूसरा, कीप आइटम्स डिसइंफेक्ट। अब मैंने सही से लिखा नहीं है, इसका मैं हिंदी बता दूंगा। हाँ, काइंड ऑफ सेम है, बस विजिबल में इलेक्ट्रॉन कम गैप में वो करेगा, अल्ट्रावायलेट में विजिबल में इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा वो छोटा जंप करेगा, अल्ट्रावायलेट में वो बहुत बड़ा जंप करेगा, वो ज्यादा एनर्जी। आरओ पता है, कभी भी आपने आरओ देखा होगा तो आरओ में 3 चीजें लिखी रहती है, क्या, यूवी, यूएफ, आरओ। अरे नहीं तो अभी क्या, अभी ब्लिंकिट या फिर अमेजोन किसी में भी आरओ सर्च करना, 3 चीज जरूर लिखेंगे, यूवी, यूएफ, आरओ। हालांकि आजकल के आरओ में तो पता नहीं क्या क्या आ गया, कॉपर, ठीक है, अल्कलाइन टेक्नोलॉजी के, बेसिकली 3 ही चीजें ही होती है, यूवी, यूएफ, आरओ। ठीक है, हाँ आरओ। अब देखो होता क्या है, देखो पहले के टाइम पे जो पानी आता था वो आता था ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर के साथ 2 ही प्रॉब्लम होती है मेनली। पहला, उसमें क्या है, सैंड स्लिट। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सैंड स्लिट के लिए ना, तो एक पहले के टाइम पे एक फिल्टर टाइप का होता था, वो फिल्टर वैसा नहीं होता था जैसे आज के टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, एक ऊपर वाला कंटेनर है और एक नीचे वाला कंटेनर है, और ऊपर वाले कंटेनर को नीचे वाले कंटेनर के ऊपर लगते थे, और इसमें एक ट्यूब होती थी, और ट्यूब में एक सुई से छेद करा होता था बस खाली। तो यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे वाले कंटेनर में क्या होता था, पानी भरता रहता था। तो क्या इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं। बेसिकली हो क्या रहा है, उस छोटे से छेद से एक एक बूंद करके पानी आ रहा है, तो जिसकी वजह से सारी की सारी सैंड कहां रह जाती थी, ऊपर। तो सैंड और स्लिट को तो अलग किया जा सकता था। ठीक है, हाँ, फिल्टर पेपर तो केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होता है, पानी प्यूरिफाई करेगा उससे। ठीक है, समझ में आया। तो सैंड एंड स्लिट वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट धीरे धीरे गंदगी बढ़ने लगी। अब गंदगी कैसे बढ़ती है, जब इंसान पानी का यूज करता है तो उसके बाद गंदा पानी जनरेट करता है, सिंक में, वॉशरूम में, वो फैलता है जमीनों पे, जमीन उसको क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। रीअब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, वो फ्रेश पानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब जो आपका फ्रेश पानी था जिसमें केवल सैंड थी, अब उसके अंदर क्या आ गए हैं, गंदा पानी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या आ चुके हैं। अरे तुमने मध्य प्रदेश वाली न्यूज नहीं सुनी थी क्या, वहां पे कितने लोग मर गए थे गंदा पानी, क्योंकि गटर की पाइप टूट गई थी। गटर की पाइप टूटने की वजह से क्या हुआ था, जो फ्रेश पानी था उसके साथ गंदा पानी मिल गया था। तो अब इस गंदे पानी में से माइक्रोब्स को हटाने के लिए फिर एक और नई टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है, किसी को पता है। अरे सबके घर में नहीं, अब तो नहीं होता होगा, पहले होता था, है नहीं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, वाटर को बॉइल किया जाता था कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे। ठीक है, तो पुराने तरीके 2 ही थे। पहला था फिल्टर कर दो, उससे क्या होगा, मिट्टी हट जाएगी। दूसरा तरीका था उसको क्या कर दो, बॉइल कर दो, उससे क्या होंगे, जर्म्स मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फैमिलीज बड़ी लगी, पानी का कंजप्शन ज्यादा चाहिए था, फ्रेश वाटर ज्यादा चाहिए था, तो वहां पे किसी ने खोज करी किसकी, रिवर्स ओस्मोसिस। अब रिवर्स ओस्मोसिस सिर्फ क्या कर पाता है, वही काम जो ये कर रहा था। वो पानी में से क्या अलग कर सकता है, मिट्टी अलग कर सकता है। कभी आपने देखा होगा कि आरओ में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इस तरह की, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। बस करना क्या होता है, इन होल्स के थ्रू पानी को पुश करना होता है। तो जब भी इन होल्स के थ्रू पानी को पुश किया जाता है तो यहाँ पे प्योर वाटर आ जाता है, यहाँ पे मिट्टी वाला वाटर। हाँ ठीक है, लेकिन क्या इस आरओ चैम्बर ने माइक्रोब्स को मारा, नहीं, माइक्रोब्स को मारा ही नहीं। माइक्रोब्स को मारने के लिए तो हीटिंग इफेक्ट चाहिए था, और तभी आरओ के बाद, जस्ट आरओ चैम्बर के बाद एक और चैम्बर लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, यूवी चैम्बर। क्या बोलते हैं, यूवी चैम्बर। यूवी चैम्बर में ये पानी जाता है और यहां पे लगी होती है एक ट्यूबलाइट टाइप की, जिससे लाइट निकल रही होती है, कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो पहले पानी को आरओ चैम्बर के थ्रू पास किया जाता है ताकि उससे मोटे मोटे चीजें हट जाएं, मिट्टी विट्टी सब हट जाए। अब पानी में केवल माइक्रोब्स हैं जो कि लिविंग हैं, उसको पास किया जाता है किससे, यूवी चैम्बर से, और यूवी से यूवी लाइट निकलती है और वो सारे के सारे जम्स को क्या कर देती है, मार देती है। उसके बाद वो पानी इकट्ठा हो जाता है आपके जो भी कंटेनर होगा, और फिर वो आप पानी पी लेते हो, मतलब आप जम्स वाला पानी पीते हो, लेकिन वो जम्स मरे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है। तो हमेशा आरओ में ये 3 चीज लिखी होगी, यूवी, यूएफ, आरओ। और जरूरत इन दोनों की ही होती है। यूएफ बेसिकली एक छन्नी होती है, हाँ,
जैसे आरओ होता है ना, आरओ छोटी छन्नी होती है, यूएफ थोड़ी बड़ी छन्नी होती है। यूएफ उससे भी बड़े पार्टिकल्स को अलग कर देती है, जैसे अगर काई वगैरह आ गई तो उसको अलग कर देती है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी छन्नी यूएफ, उसके बाद छोटी छन्नी आरओ, उसके बाद फिर यूवी। तो यूवी का समझ में आ गया किस काम में आता है, क्लीनिंग वाटर। उसके अलावा कहाँ काम आता है, कीप आइटम डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है कि कभी मान लो आप ऐसे किसी ने एक वेजिटेबल की शॉप खोलने की कोशिश, ठीक है, वेजिटेबल मतलब पता है ना, सब्जी फ्रूट फल, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक चैलेंज होता है कि फ्रूट को फ्रेश भी रखना है और फ्रूट्स में कीड़े भी नहीं पड़ने चाहिए। अब दो तरीके, या तो मैनुअली देखते रहो कीड़े वगैरह आ रहे हैं, फ्रेश रखने का तो बहुत सिंपल है, फ्रिज में डाल दो। तो ऐसे ऐसे चैम्बर्स भी होते हैं जहां पे क्या लगे होते हैं, यूवी, जहां पे क्या लगे होते हैं, यूवी चैम्बर्स। तो जितने भी फल फ्रूट होता है उनको यूवी चैम्बर्स में रख दिया जाता है। यूवी चैम्बर से यूवी लाइट निकलती है और जितने भी माइक्रोब्स होती है फल फ्रूट में उसको क्या कर देती है, डिसइंफेक्ट कर देती है। तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी तुम देख लेना कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सिक्स्थ, एक्सरे। चलो एक्सरे, एक्सरे इससे और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वेवलेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। पहले यूसेज पे जाते हैं। तो यूसेज एक तो आपको ऑलरेडी पता होगा, हड्डी में चटक आई है कि नहीं आई है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कहीं से हड्डी क्रैक हुई है या नहीं हुई है, तो एक तो क्रैक ढूंढने काम आती है। दूसरा, सबके सब आप मेट्रो बैठे होंगे, मेट्रो में एक वो होता है जिसमें बैग डालते हैं, उधर से बैग निकलता है, तो वो भी उसके अंदर भी क्या होता है, एक्सरे ही होता है। और एक्सरे क्या करती है, मेटल, अरे वो बेल्ट देखिए ना, ऐसे करके बेल्ट होती है एक, यहाँ पे आइटम रखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, ये आइटम इस बॉक्स के थ्रू जाता है, तो वहां भी होता है, इसको बोलते हैं मेटल डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? अब ये काम कैसे करता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, एक्सरे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी भी स्मूथ चीजों को तो पेनिट्रेट कर सकती है, हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अब राइट नाउ होगा क्या, अगर मैं इस हाथ में एक्सरे डालूंगा तो यहां से एक्सरे जाएगी, तो जहां जहां पे टिश्यू है वहां से तो आर पार, लेकिन जहां पे बोन है वहां से वो आर पार, क्योंकि बोन एक हार्ड टिश्यू है और यहाँ पे एक रिसीवर होता है, तो वो रिसीव कर लेता है कि कहां कहां से एक्सरे पास हुई है। और अगर बोन में क्रैक होगा तो वहां से भी पास हो जाएंगे, तो वो क्रैक डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक वैसा ही काम वो करती है मेटल डिटेक्शन में। जब भी आप एक बहुत बड़ा बॉक्स लेते हो, उसमें डालते हो, अगर बॉक्स में कपड़े हैं तो कपड़े तो सॉफ्ट होते हैं, तो सारी एक्सरे क्या हो जाएंगी, आर पार। लेकिन उसी कपड़ों के बीच में आपने चाकू दबा के रखा है किसी को मारने के लिए, तो चाकू से एक्सरे पास होंगी ही नहीं, चाकू से टकरा के वापस आ जाएंगे एक्सरे, तो वो दिख जाएगा साफ साफ कि भैया इसमें एक्सरे सारी पास ही नहीं हो रही। तो इस तरह से डिटेक्ट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब एक्सरे काइंड ऑफ ध्यान रखना, ये सेकंड मोस्ट हार्मफुल, इसके बाद एक ही बचा है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारा डैमेज हो सकता है। और जिसने एक्सरे को इन्वेंट किया था वो इसी की वजह से मर भी गया था, तो एक्सरे की वजह से ही। ठीक है, अर्लियर में जब एक्सरे को इस्तेमाल यूज किया गया था ना, तो उस टाइम पे इसको ऐसा खेल देखा जाता था, कोई भी एक्सरे कर रहा है अपनी हड्डी को देखने के लिए। पर धीरे धीरे पता चला कि एक्सरे के एक्सपोजर से आपकी बॉडी में क्या आ सकती है, म्यूटेशंस आ सकती है। म्यूटेशन मतलब पता है बायो वाले, उर्वशी जी, म्यूटेशन क्या होती है? सुना है, बायो पढ़ रहे तुम, कौन है और कौन बायो का? आश्रिया, हाँ, सडन चेंज इन डीएनए। जब भी आप एक्सरे आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हो, और अगर एक्सरे बहुत ज्यादा एनर्जी वाली है, तो आपके सेल के डीएनए के स्ट्रक्चर को वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर, ट्यूमर, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, अल्टीमेटली मर जाओगे, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, चलो एक्सरे को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को मेटल में इंजेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? मेटल में इंजेक्ट करना होता है। इसका मतलब समझ लेते हैं, चलो देखो, ये एक मेटल है, अरे यहां ध्यान दो, ये एक मेटल है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से फेंका। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बहुत स्पीड से फेंका। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा ना, तो ये एटम के न्यूक्लियस भी तो होंगे, वो न्यूक्लियस क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी तरफ, किसके न्यूक्लियस, मेटल के एटम के न्यूक्लियस। ये बात समझ में आई? इतनी चीज क्लियर हुई? तो जैसे ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, धीरे से, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा था हवा में, यहां पे एक मेटल था, मेटल में गया, मेटल किसका बना होगा, एटम्स का। एटम्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट नहीं हो रहा,
हो रहा है, स्पीड कम हो रही है ना, और डायरेक्शन भी चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आने लग जाता है, न्यूक्लियस के अराउंड आने की कोशिश करता है वो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट करेगा, तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेट करता है या डी एक्सेलरेट करता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, एक्सरे। तो अगर आपसे पूछे कि एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय थ्रोइंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टू अ मेटल। अब इसमें एक स्पेसिफिक मेटल होता था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, ठीक है, वही इसको डी एक्सेलरेट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आखिरी में आ गए हम फाइनली, ठीक है, सेवंथ गामा रे। सेवंथ क्या है, गामा रे, ठीक है। और गामा रे सबसे पावरफुल रे मानी जाती है, ठीक है। किससे रिलीज होती है, किसी को पता है? प्रेरणा जी आप उठ जाओ वहां से, आप बहुत हंस लिए, आपकी हंसी मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे को अंदर से चिड़न हो रही है कि मैं नहीं हंस रहा, ये क्यों हंस रही है। ठीक है, चलो हाँ, देखो बेसिकली गामा रेडिएशन निकलती है न्यूक्लियर बॉम्ब से। किससे निकलती है? न्यूक्लियर बॉम्ब। सबको पता है ना क्या होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी में जरूर लिखूंगा 10 की पावर 18 से 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22, ठीक है। तो जब भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब को क्या किया जाता है, एक्सप्लोड किया जाता है, क्या किया जाता है, तो उससे निकलती है गामा रेडिएशन। प्रैक्टिकली कर रहा हूं, उसके लिए बेटा न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, वही नहीं मिलेगा। अब देखो होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होता था, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके क्या करता है, ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है। तो जब ये एब्जॉर्ब करता है, फिर क्या करता है, रिलीज करता है। जब भी एक बॉम्ब को छोड़ा जाता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब को, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं इसमें, अरे यार ये नहीं बनाना था, मुझे ये बनाना था, सॉरी, इस तरह का। अरे तुमने ये वाला सिंबल नहीं देखा, डेंजर, ठीक है ठीक है। तो जब भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा जाता है ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ने के बाद जब वो विस्फोट होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता, न्यूक्लियस एक्साइट होता है। न्यूक्लियस एक्साइटेशन मतलब पता है ना, जो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट पे होता है। ग्राउंड स्टेट पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, जिस स्टेट में न्यूक्लियस के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो चले जाता है हाई एक्साइट पे। किस में चले जाता है? और जब वो डी एक्साइट होगा, उससे निकलेगी क्या, एनर्जी। और जैसी वो एनर्जी निकलेगी, वो कौन से रीजन में लाई करेगी, वो गामा। तो मैं फिलहाल तुम्हें इतना ही बता पाऊंगा कि जो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। और कौन से न्यूक्लियस? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। मतलब ऐसा नहीं है कि हर न्यूक्लियस एक्साइट हो सकता है, केवल कुछ ही एलिमेंट है जो न्यूक्लियस को एक्साइट कर सकते हैं। कौन सा एलिमेंट है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। इन्हीं एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और इन्हीं के न्यूक्लियस क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं, और फिर क्या होते हैं, डी एक्साइट होता है। तो उससे क्या निकलती है, गामा रे। अब मैं इसके, अभी आपने मजाक में पढ़ दिया, अब मैं इसके सिग्निफिकेंस बताता हूं, जो पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, ये किससे निकल रहा है, न्यूक्लियस के एक्साइटेशन से। अगर आपने 1 kg का यूरेनियम भी कहीं पे रख दिया, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे, और हर एक न्यूक्लियस को एक्साइट होने में टाइम लगता है। तो अगर किसी भी जगह एक न्यूक्लियर बम को छोड़ा जाता है, तो वहां 600-700 साल तक मिनिमम कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उससे कंटिन्यूसली गामा रेडिएशन निकल रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज, गामा रेडिएशन क्या करती है, गामा रेडिएशन आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ऑसिलेट। पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर किसी चीज को क्या करती है, ऑसिलेट। कितनी बार? 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22, जो कि विजिबल से बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि अगर आपने किसी भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का 1 सेकंड का एक्सपोजर भी ले लिया, तो उस 1 सेकंड में आपके इंटरनल्स ऑर्गन गए। इतना ज्यादा ऑसिलेट हो गया है वो, ठीक है, ठीक है। वो अलग चीज है, हल्क वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगाओ, हल्क वाला तो आर्टिफिशियल है यार वो, ठीक है, समझ में। तो गामा रेडिएशन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। कभी भी मैं आप बच्चों को ये बोलता हूं कि अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट बोलते हैं जिसको हम, जहां पे भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, उससे होता क्या है, तो आप एक सीरीज जरूर देखो, 4 एपिसोड की सीरीज है जिसका नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल पता है किसी को क्या है?
चेर्नोबिल बेसिकली एक पावर प्लांट है, रशिया में था, और वहां पे उस पे पावर प्लांट के जो मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो फट गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पूरा का पूरा शहर, लाखों लोग इंपैक्ट हुए थे। और सबसे बड़ी चीज है, वो लाखों लोग ना की जनरेशन भी इंपैक्ट होती है, क्योंकि एक बार आपके बॉडी के सेलुलर डीएनए में चेंज आ गया तो वो चेंज अगली जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड करता है, वो काफी जनरेशन इफेक्ट होती है इससे। ठीक है, तो कभी भी आपको टाइम मिले, किसी संडे, जैसे कल ही संडे, आराम से, अब तो हिंदी में भी अवेलेबल, चेर्नोबिल सीरीज देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक न्यूक्लियर मटेरियल कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए कभी भी किसी भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो अंत में वो क्या बोलते हैं कि हम क्या कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस दिन भी किसी एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो उसके बाद होगा क्या, क्या होगा बताओ? किसी दिन भी किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर बम छोड़ दिया तो होगा क्या? काइंड ऑफ दुनिया खत्म हो जाएगी, ये मान के चलना। और स्पेशली ये तब जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज लड़ जाएं आपस में। दो न्यूक्लियर कंट्रीज मतलब यूएसए, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, एक दो और है शायद, इजराइल भी है शायद, ठीक है, चाइना भी है शायद, चाइना के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। यूएसए और रशिया के पास तो इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो धरती को 100 बार खत्म कर सकते हैं। एक एक भी सारी कंट्री में मार देंगे तो एक तो पहली बात हम खत्म, उसके बाद हमारी आने वाली जनरेशन भी खत्म, और 600-700 साल तक कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन बम इससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए कभी कभी आप रिसर्च करोगे ना, तो जितने भी वो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अल्ट्रा अमीर लोग, उन्होंने अपने लिए ऑलरेडी एक बंकर बनाए होते हैं। बंकर मतलब पता है, जब जमीन को बहुत ज्यादा खोद करके एक गड्ढा बनाया जाता है और उस पर लेड की दीवारें बनाई जाती हैं। लेड बेसिकली एलिमेंट है, वो लेड की दीवारें कभी भी गामा रेस को आने, ये ध्यान रखना, गामा रेस के बहुत अच्छी पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन पावर मतलब समझते हो ना, आर पार हो जाना। ये दीवार वार कुछ नहीं है उसके लिए। अगर यहाँ से ये मान लो पंजाब चंडीगढ़ में भी फटा है ना, वो यहाँ तक भी आएंगे रेडिएशन, इतना अच्छा पेनिट्रेशन पावर होती है, वो किसी के भी आर पार हो सकती है वो। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ता है और बहुत अच्छे नीचे दबना पड़ता है, तब जाके आप बच सकते हो। लेकिन उस बचे हुए का क्या करोगे जब आप सरफेस पे ही नहीं आ पाओगे? 600-700 साल मिनिमम। आज भी दो जगह न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े गए हैं। दो जगह फोड़े नहीं, एक जगह तो खुद फट गया था, एक जगह अमेरिका ने फोड़ा था, एक है हिरोशिमा जापान का, दूसरा है चेर्नोबिल जगह। दोनों ही जगह आज भी कोई नहीं रहता है, दोनों जगह आज भी रेस्ट्रिक्टेड है। आज भी वहां पे वो लेके जाते हैं रेडिएशन नापने वाला, वहां आज भी बहुत ज्यादा रेडिएशन है। वहां पे जाने का मतलब है भैया सीधे मौत। और अगर आपकी मौत नहीं भी हुई, हाँ, तो आप म्यूटेशन लेके आ चुके हो, आपके डीएनए चेंज हो चुके हैं, आप बच भी जाओगे तो एबनॉर्मल हो जाओगे, धीरे धीरे आपकी स्किन गल जाएगी। ठीक है, आपकी आने वाली जनरेशन मतलब सीवियरली बहुत सारी जनरेशन प्रॉब्लम झेलेंगी आप। नहीं, अजीब से ही। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए? कभी किसी ने वाली मूवी देखी क्या, हिल्स हैव आइस करके एक मूवी है, तो हिल्स हैव आइस में भी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। वहां पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने एक पहाड़ की जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया होता है, तो वहां के सारे लोग क्या हो गए होते हैं, एबनॉर्मल हो गए होते हैं। अब उसको कोई लोग एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं एबनॉर्मल लोग को, तो वो क्या करते हैं, हिल्स में ही छुपे रहते हैं, और वहां से अगर कोई भी बंदा जा रहा होगा तो उसको पकड़ लेते हैं, मारते हैं और खाते हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज एन एडल्ट मूवी, 18+ मूवी है, तो प्लीज वॉच इट एंड योर ओन रिस्क। बहुत खतरनाक मूवी है। ठीक है, नहीं पेरेंट्स साथ तो बिल्कुल मत देखना, बहुत गाली करेंगे तुम्हें। ठीक है, चेर्नोबिल, ठीक है, चेर्नोबिल है। दूसरा है हिल्स हैव आइस। ठीक है, चेर्नोबिल फैमिली के साथ देख सकते हो, हिल्स हैव आइस बिल्कुल मत देखना, सब कुछ है उसमें, पूरा ओपन मार काट है, पूरा ओपन मार काट, चाकू से ऐसे गर्दन काट तो एक एक स्किन निकालते हुए दिखाएंगे तुम्हें। ठीक है, नींद नहीं आएगी उसको देख के फिर कहीं तुम्हें रात में, मेरे को मत बोलना। ठीक है, तो समझ में आया गामा रेडिएशन? ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो इसके यूसेस बता दो। गामा रेडिएशन के यूसेस क्या है? दो यूसेस। पहला हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब, दूसरा एनर्जी जनरेशन, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या ब्रूस बैनर, और क्या हल्क असलियत में थोड़ा एग्जिस्ट करता है, थ्योरेटिकल है वो खाली। ठीक है, जा सकते हो फिर, चलो।